about pedigree analysis, right? Again, I am repeating the definition. Pedigree analysis is a record of inheritance of certain gene or character for 2 or more than 2 generations. Is it okay? By using certain signs and symbols, right? And we also discussed कि how it is particularly useful. हमने ये particularly देखा कि पेडिग्री एनालिसिस का तरीका किस तरह से ह्यूमन जैसे ऑर्गेनिज्म के केस में बहुत ही यूजफुल तरीका है इन ऑर्डर टू स्टडी द ट्रेट और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, राइट? कुछ रीजंस भी हमने पढ़े जिन सभी रीजंस की वजह से हम ह्यूमन जैसे ऑर्गेनिज्म के केस में क्लासिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते एज फार एज स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज कंसर्न। इसीलिए हम जो आपको दिख रहा है इन सभी सिंबल्स या साइंस का इस्तेमाल करते हैं और इनको यूज करके हम पेडिग्री चार्ट बनाते हैं जिसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। इज इट ओके? तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले इस तरफ हमको दिखेगा कि हमने 3 बेसिक सिंबल्स निकाले हैं, दैट इज अ स्क्वायर बॉक्स, अ राउंड शेप एंड अ डायमंड शेप, राइट? The round shape is always for a female. Is it okay? The square shape is always for a male. While a diamond shape is used whenever you don't know about that person, whether it's a male or female belonging to some generation. It doesn't mean that it's a what you say sex unidentified का मतलब यहाँ पे है कि हमको नहीं पता कि उस जनरेशन में वो प्रोजेनी मेल थी या फीमेल थी। जैसे तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन का तुमको मे भी नहीं पता हो सकता। हमको ये पता है कि उनको 3 बच्चे हैं, लेकिन हमको ये पता है कि उनकी 2 लड़कियां हैं, तीसरा लड़का था या लड़की थी ये पता नहीं। तो ऐसे केस में फिर हम पेडिग्री बनाते टाइम सिंबल का यूज करें, लड़का है या लड़की का। तो ऐसे समय पे जब हमको श्योर नहीं होता कि उस जनरेशन में वो प्रोजेनी मेल थी या फीमेल थी तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अनआइडेंटिफाइड सेक्स। इज इट ओके? अब रहा सवाल कि इनमें अगर तुमको पैटर्न भरा हुआ नहीं दिख रहा, मतलब ये सिंबल्स अगर खाली है तो वो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स है, मतलब जिनको कोई भी किसी भी तरह का जेनेटिक डिसीज या डिसऑर्डर नहीं है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ मेंशन किया है अनअफेक्टेड मेल, अनअफेक्टेड फीमेल और अनअफेक्टेड पर्सन whose sex is unidentified, right? You must see this that these all 3 symbols are empty, खाली है। तो खाली होने का मतलब है अनअफेक्टेड, जिसको कोई भी डिसीज या डिसऑर्डर नहीं है, विजिबली तो नहीं है। इज इट ओके? अब अगर यही सेम 3 सिंबल्स भरे हुए हैं, पैटर्न से भरे हुए हैं, तो इनका मतलब है कि इनको किसी तरह का जेनेटिक डिसीज या डिसऑर्डर है। दैट्स व्हाई अफेक्टेड अफेक्टेड अफेक्टेड। नाउ यू कैन सी स्क्वायर है तो अफेक्टेड मेल, राउंड है तो अफेक्टेड फीमेल और डायमंड शेप है तो अफेक्टेड बट सेक्स अननोन और अनआइडेंटिफाइड। सिंपल। अब ऐसे भी कई बार होता है कि उस पर्सन को विजिबली तो डिसीज होता नहीं, लेकिन वो पर्सन उस डिसीज के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन या अलील कैरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोचो कि कोई जीन या कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर रेसेसिव है, जैसे AA, और अगर ये रेसेसिव कंडीशन है जो डिसीज कॉज करने वाला अलील है स्मॉल a, वो अगर रेसेसिव है तो ये पर्सन हेटेरोजाइगस है, बराबर हाइब्रिड है, तो ये खुद डिसीज नहीं होगा, इसको खुद को डिसीज नहीं होगा, लेकिन ये हाइब्रिड होने के कारण ये डिसीज क्या कॉज करने वाला जीन अपने अंदर कैरी कर रहा है, राइट? तो ये पर्सन अगली जनरेशन में डिसीज भेज सकता है, भले ही ये खुद डिसीज ना हो, खुद को इसको कोई भी सिम्टम्स ना हो। तो ऐसे लोगों को जो खुद तो बीमार नहीं होते या खुद को उनको तो डिसीज नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो डिसीज कॉज करने वाला अलील खुद के अंदर कैरी करते हैं,
तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में जरूर उस डिसीज को भेज सकते हैं। ऐसे लोगों को हम कैरियर्स कहते हैं। इज इट ओके? वी यूज द टर्म कैरियर फॉर दोज इंडिविजुअल्स who carry the allele or gene that causes disease, but themselves they are not affected by the disease, as the nature of disease is recessive, and you know that recessive character do not express in heterozygous condition। ये हमने मेंडलिज्म में पढ़ा है, बराबर। तो इसीलिए एक नई टर्म यहाँ आ जाती है कैरियर। तो कैरियर मेल, कैरियर फीमेल और कैरियर बट सेक्स अननोन, तो उनको कैसे शो करें? तो जैसे हमने अफेक्टेड को शो किया पूरा भरा हुआ स्क्वायर, पूरा भरा हुआ सर्कल या पूरा भरा हुआ डायमंड शेप, तो ये आधा भरा अगर हम करें हाफ फिल्ड, तो हाफ फिल्ड स्क्वायर या हाफ फिल्ड सर्कल या हाफ फिल्ड डायमंड शेप, इनका मतलब होता है कि ये कैरियर मेल, कैरियर फीमेल और कैरियर बट सेक्स अननोन है। सिंपल। तो यहाँ पे हमको रिपीटेडली 3 शेप्स दिखेंगे, स्क्वायर, सर्कल, डायमंड, जिसमें अनअफेक्टेड के लिए एम्प्टी, अफेक्टेड के लिए फिल्ड एंड कैरियर्स के लिए हाफ फिल्ड है। इतनी बात हमको बराबर से समझनी है और याद रखनी है। इज इट ओके? देन हाउ यू आर गोइंग टू शो द मेटिंग? रिप्रोडक्शन हुआ है या दो लोगों के बीच मेटिंग हुई है, ये हम कैसे शो करेंगे? जस्ट बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन कनेक्टिंग अ मेल दैट इज स्क्वायर एंड अ फीमेल दैट इज राउंड, सो इट शोज मेटिंग और मैरिज। नाउ इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग कि अगर हमको अनअफेक्टेड मेल और अनअफेक्टेड फीमेल के बीच मेटिंग शो करनी है तो हम खाली स्क्वायर और खाली राउंड रखेंगे। If we want to show the mating between affected male and unaffected female, तब क्या करोगे? तो सिंपल है, affected male को कैसे शो करना है? भरा हुआ बॉक्स, राइट? तो यहाँ हम निकालेंगे भरा हुआ बॉक्स और यहाँ खाली सर्कल, तो वो हो जाएगी किसके बीच की मेटिंग? affected male and unaffected female. Likewise, you can show the mating between carrier female and unaffected male. Carrier female को कैसे दिखाओगे? हाफ फील्ड सर्कल, और अनअफेक्टेड मेल को कैसे शो करोगे? एम्प्टी स्क्वायर। तो वो हो जाएगी तुम्हारी मेटिंग बिटवीन अनअफेक्टेड मेल एंड कैरियर फीमेल। तो इतना लॉजिक हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, उन सिंबल्स का यूज करके हम रेस्पेक्टिव मेल और फीमेल में मेटिंग शो कर सकते हैं, राइट? उसके बाद सपोज हमको कलर ब्लाइंडनेस है, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो कलर ब्लाइंडनेस उसकी कौन सी जनरेशन में स्टार्ट हुआ? अब उसके पीछे की 10 जनरेशंस का हमको पता है, लेकिन 5वीं जनरेशन से या 4थी जनरेशन से स्टार्ट हुआ है वो डिसीज अचानक से, तो फिर हम 10वीं जनरेशन से पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, हम प्रोजेनी या पेडिग्री कहां से पढ़ना शुरू करेंगे? जिस जनरेशन में पहली बार वो डिसीज दिखा। तो फिर उस जनरेशन को हम कैसे शो करेंगे? तो याद रखो कि जिस जनरेशन से कोई जेनेटिक ट्रेट या डिसऑर्डर दिखना शुरू होता है, या जहां से हम कहे कि पेडिग्री स्टार्ट होती है या स्टार्ट की जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रोबैंड। फिर प्रोबैंड को शो करने का ये तरीका है कि हम मेटिंग के बाजू में, अब देखो यहाँ पे फीमेल कैसी है? अफेक्टेड। तो यहाँ से उस जनरेशन में या उस प्रोजेनी में या उस फैमिली में डिसीज का दिखना शुरू हुआ, तो इट इज कॉल्ड प्रोबैंड, शोन बाय अ स्मॉल एरो जस्ट बिसाइड अ इंडिविजुअल हु इज अफेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इज इट ओके? It is called proband. Therefore, we have written or mentioned here that generation from where disease or trait started or appears is called proband. This is important, and it is shown like this: a small arrow adjoining the affected individual, maybe male or female. Here it is female, right? Then this is a simple thing that shows us कि भाई ये मेल है और ये फीमेल है, इनके बीच मीटिंग हुई और ये उनकी प्रोजेनी है। मतलब बेसिकली इस कपल के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की।
तो इसका भी शो करने का तरीका है। सबसे बड़ा जो इंडिविजुअल होगा, लड़का हो या लड़की, उसको हम कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट। और फिर लेफ्ट टू राइट क्या सिंबल्स दिए जाते हैं जिस हिसाब से वो पैदा हुआ। जैसे यहाँ पे हमको दिखेगा कि इस कपल को पहले लड़का हुआ, फिर लड़की हुई, फिर लड़का हुआ, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा है, ये मझली लड़की है, और ये सबसे छोटा लड़का है। और सिंबल से हमको पता चलता है कि कपल भी अनअफेक्टेड है और बच्चे भी अनअफेक्टेड है। अब एक सिंपल लॉजिक लगाओ कि आपको शो करना है कि इस कपल का लड़का जो है वो अफेक्टेड है, तो आप क्या करोगे? यू मस्ट शो इट लाइक दिस। तो ये हो जाएगा कि भाई दिस कपल हैज 2 हेल्दी प्रोजेनीज एंड 1 अफेक्टेड प्रोजेनी। मतलब एक लड़का और एक लड़की स्वस्थ है, और एक लड़का जो है वो किसी तरह के जेनेटिक ट्रेट से अफेक्टेड है। अब कौन से जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं, ये भी एक चीज है जो हमको आगे बढ़नी है, लेकिन अभी आप सिर्फ किस पे फोकस कीजिए कि सिंबल्स कौन से यूज करने हैं, राइट। तो ये सिंपल सी चीज आपको दिखाती है कि कपल हैज 2 sons and a daughter, where a son and daughter are drawn in order of their birth, right, from left to right. It is very important. You cannot do it in random manner. You always have to show it from left to right. That is elder to younger. Is it okay? Then this line in between the horizontal line joining male and female shows that this couple is divorced. Is it okay? So this is just a thing that you have to add in mating a line if some generation has a couple who is being divorced. This is the symbol that we use for divorce. Now maybe in some generation some progeny or say some individual died. So फिर ये डेड है क्या? ये डेड नहीं है, ये कैरियर है। ये बीमार है, डेड नहीं है, बीमार है, अफेक्टेड है। तो और ये तो अनअफेक्टेड है। अगर कोई मर गया तो कैसे शो करेंगे? डिसीज मतलब डेड। तो डेड को शो करने का ये तरीका है। दिस इज डेड फीमेल, दिस इज डेड मेल, एंड दिस इज डेड बट सेक्स इज अननोन। सिंपल। तो वही 3 सिंबल्स हैं जो हमने पहले यूज किए, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, in order to show some different aspect, that is death, right? Now जब हमने एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से मेल और फीमेल को ज्वाइन किया तो वो हुआ मैरिज। और जनरली हम हमारे नॉर्मल सेंस में भी कहते हैं कि पास के रिश्तेदारों में या खून के रिश्तों में शादियां नहीं होती या मैरिजेस नहीं होते, या हम कहें कि क्लोज रिलेटिव्स के बीच मैरिजेस नहीं होते। उसके कुछ साइड इफेक्ट्स या उसके कुछ बैड इफेक्ट्स हैं, लेकिन कई सारी कम्युनिटीज में ऐसा होता है या किया जाता है कि जो मैरिजेस या मेटिंग्स है वो क्लोज रिलेटिव्स के बीच होती है या कहें उनके रिश्तों में भी होती है, राइट। तो फिर ऐसे केस में जब मैरिज या मेटिंग क्लोज रिलेशंस के इंडिविजुअल्स के बीच या मेल और फीमेल के बीच की जाती है तो उसको शो करने का अलग तरीका है और उसे मेंशन करने के लिए अलग टर्म है। मैरिजेस और मेटिंग्स बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स इज पर्टिकुलरली कॉल्ड consanguineous mating. Consanguineous mating particularly means mating between close relatives. ये important question भी है, directly asked कि mating or marriage between close relatives is particularly called, or consanguineous mating is a mating between, it is a mating between close relatives. and एक slight difference जो आपको दिखेगा कि यहाँ एक की जगह 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो मेल और फीमेल को जोड़ती है। तो दिस इज समथिंग दैट यू यूज टू शो द consanguineous mating. Is it okay? This mating is different from this mating because it is a mating between unrelated individuals and it is a mating between close relatives. So इसके effects और इसके effects अगली जनरेशन में सेम नहीं होंगे, ठीक। तो इसीलिए इसको अलग तरीके से शो करना बहुत जरूरी है और ये उसका तरीका है। रहा सवाल
कि नॉर्मल प्रोजेनी को हम ऐसे शो करते हैं अलग अलग कि भाई ये एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का, बट क्या हो अगर जुड़वा बच्चे पैदा हो, तो हमको पता होना चाहिए कि जुड़वा दो तरह के होते हैं, एक जो दो अलग अलग जाइगोट्स से बनते हैं और एक साथ पैदा होते हैं, और दूसरे जो एक ही जाइगोट के ब्रेकडाउन से बनी हुई दो एम्ब्रियोज से बनते हैं। तो फिर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम ट्विन्स मतलब जुड़वा, तो ट्विन्स को हम दो तरीकों से बांटते हैं, पहला डायजाइगोटिक और दूसरा मोनोजाइगोटिक, राइट। डायजाइगोटिक काम से हमको समझ में आता है, डाय मतलब दो, जाइगोट मतलब जाइगोट, तो दो अलग अलग जाइगोट से बने हुए ट्विन्स जो एक साथ पैदा होते हैं उन्हें हम डायजाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं। तो उनको शो करने के लिए देखो यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे देखो ये ट्विन्स नहीं है तो ये अलग अलग लाइंस है, यहाँ पे एक ही ओरिजिन से दो लाइन निकली और दो लड़के, एक लड़का एक लड़की या दो लड़कियां, ये हुआ डायजाइगोटिक ट्विन्स, बराबर। लेकिन मोनोजाइगोटिक में तुमको दिखेगा कि इनके बीच भी एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, राइट। तो ये डिफरेंस है जो शो करने, सिंबल वाइज शो करने में ये वाला डिफरेंस है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती अगर ट्विन्स डायजाइगोटिक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है अगर ट्विन्स मोनोजाइगोटिक है, दो लड़कियां या दो लड़के। अब यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की क्यों नहीं, तो भाई देखो कि ये दो अलग अलग जाइगोट से बने हुए ट्विन्स हैं, यहाँ पे एक लड़का एक लड़की हो सकती है, लेकिन ये एक ही जाइगोट से बने हुए दो ट्विन्स हैं, तो एक ही जाइगोट में XX और XY तो नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई या तो XX कॉम्बिनेशन होगा या XY कॉम्बिनेशन होगा, मतलब या तो दो लड़कियां होंगी या दो लड़के होंगे अगर ट्विन्स किस टाइप के हैं, मोनोजाइगोटिक है, ठीक। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स को इस तरह से शो करते हैं और डायजाइगोटिक ट्विन्स को इस तरह से शो करते हैं। दो एडिशनल चीजें यहाँ दी गई है कि अगर कोई बच्चा पैदा होते ही डेड हो जाए या फिर पैदा ही ना हो, अबॉर्ट कर दिया जाए, तो उसे ऐसे शो करते हैं कि मतलब ये मेल और फीमेल ये कपल है, इनको एक लड़का ऑलरेडी है, लेकिन दूसरी बार जब ये फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाई या फिर अबॉर्ट कर दिया गया, और वो अबॉर्ट किया गया बच्चा लड़की थी तो हमने यहाँ पे सर्कल शो किया है, अगर लड़का होता तो हम यहाँ पे स्क्वायर शो करते, लेकिन ये लाइन क्या शो करती है कि ये प्रोजेनी पैदा ही नहीं हुई, मतलब अबॉर्ट कर दी गई। और यहाँ पे एक एडिशनल चीज हमको दिखती है कि ये कपल है जिनके ये लड़की और ये लड़का बायोलॉजिकल बच्चे हैं, ठीक है ना, मतलब उनके खुद के बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने का मतलब क्या हुआ कि इस बच्चे में उनके जेनेटिक ट्रेट्स नहीं है, वो उनका लड़का जरूर है लेकिन कैसा है, अडॉप्टेड। तो अडॉप्टेड के लिए अलग से लाइन है, इस तरह से अगर दिखता है तो दिस इज द सिंबल दैट इज यूज्ड फॉर adopted progeny. So this is adopted, this is aborted. Don't get confused. Aborted मतलब जो पैदा ही नहीं हो पाया और adopted मतलब जो खून के रिश्ते वाला नहीं है या उनका खुद का बायोलॉजिकल प्रोजेनी नहीं है, वो ली गई है, किसी और का बच्चा है। तो इन सभी साइंस एंड सिंबल्स को हमको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, समझना है और पता होना ही चाहिए। अगर ये हमको नहीं आता या इनके बारे में हमको जानकारी नहीं और हमको अगर कोई पेडिग्री प्रोवाइड की जाए और पहचानने को बोला जाए तो हम कभी भी उसको पहचान नहीं पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दीज सिंबल्स बाय हार्ट। सो हैव अ प्रॉपर लुक एट इट एंड जस्ट ट्राई टू draw it by your own without looking at your screen or book. Then only you can understand some pedigree that is provided to you. Now pedigree में कौन से तरह के traits स्टडी किए जाते हैं और कौन सी पेडिग्री को कैसे आइडेंटिफाई करना कि भाई ये वाली पेडिग्री इस पर्टिकुलर तरह के कैरेक्टर के लिए है, ये हमको पढ़ना होगा। लेकिन बाद में सबसे पहले ये जरूरी है कि हम इन सभी सिंबल्स को प्रॉपरली समझें और याद करें, राइट? सो हैव अ प्रॉपर focused look at it
we will see the different characteristics that can be studied by using pedigree later. Is it okay? शांत झाला